Alright, so this is the last lecture. Instead, this is a collection of 2 lectures, the third session and the fourth session all together. और इसमें हम लोग cover करेंगे voices in grammar and also the narrations in English language. So let me start. Excuse me for a minute, please. Alright, so I'll begin with the lecture now. So first of all, we have the voices in grammar. So there are 2 voices in grammar, and we know them as active voice and passive voice. वॉइसेस रेफर टू कि आप किस तरीके से अपने सेंटेंस को वॉइस करते हैं, आप अपने सेंटेंस को किस तरीके से बोलते हैं, यानी कि हमारे पास 2 मैनर्स हैं जिसमें आप अपनी सेंटेंस को वॉइस कर सकते हैं, एक एक्टिव वॉइस है और एक पैसिव वॉइस है। तो इसमें आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस फाइल, एंड अदर देन दैट मैंने कुछ चीज़ें वगैरह अंडरलाइन वगैरह करके तो सारा मैंने प्रिपेयर इसको अच्छे से किया हुआ है, यानी कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी इसमें। तो इसमें सबसे पहले है एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस के इफ़ वी टॉक अबाउट द नेम एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव का मतलब ये होता है, एक्टिव हम किसी चीज़ के लिए तब यूज़ करते हैं कि जब हमें ये होता है कि जिसमें एक्टिवली कोई एक्शन जब कोई कर रहा होता है, या जब कोई एक्टिव इन जनरल हम किसी बंदे के लिए यूज़ करते हैं, एक्टिव है, ये बंदा एक्टिव है, ये बंदा लेज़ी है, तो हमें पता है कि एक्टिव का मतलब है कि जब कोई एक्शन इज़ टेकिंग प्लेस। तो अगर हम ग्रामर की बात करें तो इसमें द एक्टिव वॉइस इन अ सेंटेंस डिनोट्स दैट नाउन और द प्रोनाउन दैट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज द डूअर ऑफ द एक्शन। सो एक्टिव वॉइस में ये होता है कि द सब्जेक्ट जो हमारे पास होता है हमारे सेंटेंस के अंदर, वो हमारे पास दैट पर्सन इज द डूअर ऑफ द एक्शन। ठीक है, हमें पता है कि हमारा इन एवरी काइंड ऑफ सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट ही एक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन आपने याद रखना है कि एक्टिव वॉइस में द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। ठीक है, अब मैं आगे पैसिव वॉइस को एक्सप्लेन करती हूँ तो आगे समझ आएगी। और एक्टिव वॉइस का हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव वॉइस वाला अगर कोई सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर ये है। एक्सक्यूज मी। ओके, तो एक्टिव वॉइस पे अगर कोई सेंटेंस बिल्ट है तो उसका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले उस सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, और फिर उसके बाद वर्ब आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इंग्लिश के अंदर जनरली सेंटेंसेस का ऑर्डर स्ट्रक्चर जो होता है वो यही होता है कि हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, हमारा वर्ब बाद में आता है, बीच में आता है, और हमारा ऑब्जेक्ट एंड पे आता है। मैंने आगे अगर हम चलते हैं, जब इसमें है कि व्हाट इज़ पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि द सब्जेक्ट इज द वन एक्टेड अपॉन बाय द एक्शन और द वर्ब इन द सेंटेंस। बात इसमें ये है, दोनों में डिफरेंस ये है कि पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट ने ही एक्शन करना है, वो ही कर रहा है एक्शन, लेकिन उस सेंटेंस को हम लिखते ऐसे हैं और बोलते ऐसे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे सब्जेक्ट इज द वन जिसके ऊपर एक्शन हुआ जा रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल, अब उसका स्ट्रक्चर जो है वो ये होता है कि उसमें ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाता है, पैसिव वॉइस में वर्ब अपनी जगह पे रहता है बीच में, और सब्जेक्ट हमारा एंड पे शिफ्ट हो जाता है। तो अब voice indicates that a subject in the sentence is no longer active but passive, यानी कि सेंटेंस जिस स्ट्रक्चर में हमें मिलता है पैसिव वॉइस में, उसमें हमें ऐसे लगता है देखिए कि जैसे सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज नो लॉन्गर एक्टिव, यानी कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बट स्टिल वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ द सेंटेंस, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट इज द वन हु इज डूइंग द एक्शन। सब्जेक्ट ही एक्शन को करता है, चाहे आप उसको पैसिव वॉइस में लिखें चाहे आप उसे एक्टिव वॉइस में लिखें। अब इधर जो एग्जाम्पल्स हैं,
इधर सॉरी पहले जो एक डिफरेंस उनका बताया वो ये है कि एक्टिव वॉइस जो है उसमें द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन, और पैसिव वॉइस ये है कि दैट द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब और द एक्शन इन द सेंटेंस। उसने ये नहीं कहा कि ऑब्जेक्ट इसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है, उसने कहा कि एक्शन जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। अब आगे एग्जांपल्स देखेंगे तो समझ आएगी। उसके अलावा डिफरेंस ये है कि एक्टिव वॉइस डज नॉट रिक्वायर अ लिंकिंग वर्ब। जो एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सेंटेंसेस जिस तरह हम इंग्लिश में लिखते हैं और बोलते हैं, तो वो वैसे होते हैं जिसमें आपको किसी लिंकिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती। लिंकिंग वर्ब का मतलब कि वो जो आपके सेंटेंसेस को आपस में जोड़े, लिंक करे, ठीक है? यानी कि हेल्पिंग वर्ब तो एक चीज़ होती है, लेकिन लिंकिंग वर्ब जो है वो एक और चीज़ है। अब मैं आपको बताती हूँ आगे एग्जाम्पल्स में कि हम क्या बात करें। आगे इस पैसिव वॉइस में है कि यू हैव टू यूज अ लिंकिंग वर्ब फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। यानी कि हमारा जो है, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में अपने सेंटेंस को करते हैं तो हमारा वर्ब जो होता है वो चाहे जिस फॉर्म में भी अपनी वो अपनी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अपनी उसके साथ हम डी या ईडी लगा देते हैं। ऑलराइट, ये मैंने बोला था आप लोगों को पिछले किसी लेक्चर में कि पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि जब वर्ब के साथ डी या ईडी लग जाए, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है जब वर्ब के साथ आईएनजी होता है। तो उस जब हम उसको पास्ट पार्टिसिपल में करेंगे अपने मेन वर्ब को, तो उसके साथ हमारे एक लिंकिंग वर्ब लगेगा। तो आगे हम अपना देखते हैं डिफरेंस। तो आगे है कि द एक्टिव वॉइस फोकसेस ऑन द डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि जो एक्शन कर रहा है उसके ऊपर एम्फोसिस होता है कि इसने ये किया है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बात कर रहे, ज़्यादा हमारा फोकस इस पे नहीं है कि एक्शन क्या हुआ, ज़्यादा फोकस हमारा इस पे है, ज़्यादा हमें ये पता लग रहा है कि किसने क्या किया। लेकिन पैसिव वॉइस में हमें ये पता लगता है कि क्योंकि हम एक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट को हम एंड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो सब जो डूअर ऑफ द सेंटेंस है या दिस डूअर ऑफ द सेंटेंस एंड द सब्जेक्ट इज द सेम थिंग। तो जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो अनडिटर्मिन्ड, उसने बोला है कि अनडिटर्मिन्ड है, यानी आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन यानी आपको पता है बट स्टिल इट इज़ नॉट एक्टिव, ठीक है? और उसके अलावा ये है कि एक्टिव वॉइस, जैसा मैंने कहा कि हम इंग्लिश के में नॉर्मली हमारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो एक्टिव वॉइस में ही होते हैं। बहुत कम होता है कि आप पैसिव वॉइस को यूज़ करें। तो इसीलिए जो एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस होते हैं दे आर डायरेक्ट, दे आर क्लियर एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग टोन, यानी कि आपको डायरेक्ट और क्लियर होते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाती है बात। अब उसके अलावा ये पैसिव वॉइस का डिफरेंस है कि इट हैज़ एन इनडायरेक्ट वीक एंड अ सटल टोन, यानी कि अब जरा हम सिर्फ इनडायरेक्ट पे ही फील करें तो इनडायरेक्टली क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के ऊपर तो एम्फेसिस हो नहीं रहा, एक्शन के ऊपर हो रहा है, तो इस वजह से हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट सा हो जाता है। यानी कि जिसमें हम कहते हैं ना कि क्यों इनडायरेक्टली बात कर रहे हो, या हम थोड़ा अपनी बात को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बात कह रहा होता है समटाइम्स इवन इन उर्दू, इवन दो के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस डू नॉट एग्जिस्ट इन उर्दू, वो उसके लिए डिफरेंट हो जाएगा कि हैं भी ये नहीं, आई डू नॉट नो बिकॉज आई डिड नॉट स्टडी द ग्रामर ऑफ उर्दू। बट स्टिल ये कि जब आपको कोई शख्स कुछ कह रहा होता है, सपोज अगर आपने कुछ किया है और आपको वो कहेंगे तो वो डायरेक्टली नहीं कहते ये किसी ने किया था, या समटाइम्स दे पुट द एक्शन फर्स्ट, और ये हो गया है, ये तुमने किया है, लाइक दे पुट दिस, जिसने किया है वो एक्शन दे पुट दैट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, तो वो एक इनडायरेक्ट सा हो जाता है। एंड देन वी से टू द पर्सन कि इतने इनडायरेक्ट क्यों हो रहे हैं, या इनडायरेक्टली उसने मुझे ये बोला। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ताकि आपको समझ आ जाए बात, बट स्टिल लेट्स मूव ऑन। नहीं, एग्जाम्पल्स से पहले अब एक्टिव वॉइस में हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। आई डेकोरेटेड द हॉल, वेरी सिंपल, वेरी डायरेक्ट एंड वेरी क्लियर, अच्छे तरीके से मुझे पता लग रहा है कि इसमें क्या हुआ है, मैंने हॉल को डेकोरेट किया था। अब इसमें हमारे पास आई जो है वो सब्जेक्ट है, ये मैंने थोड़ा आगे करके लिखा हुआ है, बट स्टिल आई इज अ सब्जेक्ट, वी द वर्ब इज डेकोरेटेड एंड हॉल इज द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट इज द थिंग जिसके ऊपर एक्शन किया जाता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास SVO वाला ऑर्डर है, और मैंने बताया आपको कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होता है कि हमारा सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बीच में आता है और ऑब्जेक्ट एंड पे आता है। ऑलराइट, तो ये उस स्ट्रक्चर के मुताबिक है बिल्कुल, और हमें बिल्कुल अच्छे से बात पता चल रही है, ना ही कोई लिंकिंग वर्ब है। ऑलराइट, दिस इज अ सेंटेंस दैट इज एन एक्टिव वॉइस। इसी सेंटेंस को हमने कन्वर्ट कर दिया पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हमने इसको किया तो हमारे पास बन गया द हॉल वॉज डेकोरेटेड बाय मी। हॉल को हम शुरू में ले आए। इसमें जो बेसिकली बात है कि जब हम लोग
एक्टिव वॉइस से किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में करते हैं तो आपने बस सिर्फ सब्जेक्ट की और आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देना होता है। ऑब्जेक्ट हमारे पास अमूमन एंड पे आता है, आपने उसको शुरू में ले आना है और सब्जेक्ट को आपने एंड पे ले जाना है। तो यहाँ पे बन जाएगा द हॉल वॉज डेकोरेटेड बाय मी। अब ये इसके लिए एक रूल होता है कि कौन सा टेंस यूज हो रहा है, उसके हिसाब से आप जब पैसिव वॉइस में करेंगे तो आपने अपने पहले देखना है कि एक्टिव वॉइस में कौन सा टेंस था, फिर उस हिसाब से आपने अपने चेंजेस लाने हैं, ठीक है। वो उसके लिए भी एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, बट स्टिल यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज एट द स्टार्ट। उसके बाद यहाँ पे लिंकिंग वर्ब तो नहीं, ये सॉरी ये तो नहीं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब इज sorry, this is the linking verb, yes, this is the linking verb. Was is the linking verb here, and उसके अलावा by is not a linking verb, but still by is a word जो इसको सपोर्ट कर रहा है, जिसके बगैर हमारा पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस होता है ना, वो सपोर्ट नहीं हो सकता जब आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एक्सचेंज किया हुआ होता है। तो द हॉल वॉज डेकोरेटेड, अगर मैं इधर बाय नहीं लगाऊंगी तो ये कंप्लीट नहीं होगा। द हॉल वॉज डेकोरेटेड मी, दिस इज इनकम्प्लीट, इट डज नॉट मेक सेंस। तो बाय की आपको जरूरत पड़ती है, इवन दो बाय इज नॉट अ लिंकिंग वर्ब, एंड वॉज इज अ लिंकिंग वर्ब विच वॉज नॉट यूज्ड बिफोर ओवर हियर, ठीक है। तो द हॉल वॉज डेकोरेटेड बाय मी, ये हमारा मेन वर्ब है, यानी कि ये हमने पहले लगाया लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद हमारे पास आया हमारा मेन वर्ब, जिसको हमने कर दिया उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, मीनिंग दैट वी हैव एडेड ईडी और डी अकॉर्डिंग टू वो किस किस्म का वर्ब है उसके साथ डी लगेगा, ये सिर्फ डी लगेगा या ईडी लगेगा। उसके अलावा जो हमारे पास सेंटेंस दूसरा एग्जाम्पल है वो ये है कि अली गेव सारा अ गिफ्ट, SVO सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ द वर्ब देन आफ्टर दैट एंड सारा at the end which is the object. अब इसमें a gift भी है, but a gift is not an object because object वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्शन को रिसीव किसने किया, सारा ने किया, या एक्शन किस पे हो रहा है वो सारा ने किया, सारा पे हुआ है एक्शन, यानी कि उसको कुछ दिया गया है, ठीक है। अ गिफ्ट जो है ये दिस इज नॉट an object, this might be an object complement, but we're just talking about the object कि किसने एक्शन रिसीव किया उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास सारा को हम ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। इसको हमने चेंज किया तो सारा वाज गिवन अ गिफ्ट बाय अली, ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, सब्जेक्ट एंड पे चला गया, लिंकिंग वर्ब आया, उसके बाद हमारा मेन वर्ब आया जो कि अपनी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कुछ वर्ड्स जो होते हैं वर्ब्स वो डी या ईडी से अपनी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि जैसा गेव है तो वो उसके साथ गिव्ड नहीं होता, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू गिवन। वो जो हमने पढ़ी हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आपने पढ़ी होंगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज एक्चुअली द पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें कुछ वर्ब्स जो होते हैं आराम से डी या ईडी से चेंज होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं उनको ऐसे चेंज करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, यानी याद रखना पड़ता है कि वो किस तरीके से चेंज होंगे, उनकी थर्ड फॉर्म क्या है। जिस तरह मैंने गो एंड गॉन की एग्जाम्पल दी थी, तो वो डी या ईडी से या सॉरी SES से चेंज नहीं होता, राइट। डी या ईडी से चेंज नहीं होता वो, जैसे वॉक वॉक्ड वॉक्ड, तो गो वेंट गॉन, वो डी या ईडी से नहीं चेंज होता, तो हमें याद करना पड़ेगा कि उसकी सारी फॉर्म्स डिफरेंट है। मूविंग ऑन, तो यहाँ पे हमारे पास है कि रूल्स टू बी फॉलोड व्हेन कन्वर्टिंग द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस। तो जो मेन चेंजेस हमारे पास आते हैं जब हम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस करते हैं किसी सेंटेंस को चेंज, तो हमारे पास एक देयर आर चेंजेस इन टेंसेस, यानी कि जो टेंस यूज हो रहा होता है उसके बाद हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं जब हम उसको पैसिव में लेके जाते हैं, एंड देयर आर चेंजेस ऑफ प्रोनाउंस। अब यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे आई था, लेकिन यहाँ पे बाद में हमें आई नजर नहीं आया, यहाँ पे हमारे पास मी बन गया, और यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे आई डेकोरेटेड द हॉल था, तो यहाँ पे हमारा टेंस जो है किस हिसाब से चेंज हुआ है ये भी हमने देखना है। अब यहाँ पे एक टेबल है जो कि हमें बता रहा है कि किस तरीके से आपने अपने इसको चेंज करना है। तो द टेबल गिवन बिलो शोज हाउ द टेंसेस चेंज व्हेन कन्वर्टिंग द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे टेंसेस लिखे हुए हैं और यहाँ पे टेंसेस की forms लिखी हुई हैं। Forms, I hope you remember, there are 3 tenses and those 3 tenses have 4 forms, यानी कि simple, continuous, perfect and perfect continuous। तो ये सेंटेंस जो है सबसे पहले हमारे पास एक्टिव में लिखा होगा, और फिर हम देख रहे हैं कि किस टेंस में किस टेंस की किस फॉर्म में हमारा पैसिव वॉइस कैसे चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल
फर्स्ट वी हैव ब्रैंडन प्लेज क्रिकेट, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। एक्टिव वॉइस में इसको हम चेंज करेंगे, क्या है, क्रिकेट इज प्लेड बाय ब्रैंडन। क्रिकेट को शुरू में ले आए, ब्रैंडन को एंड पे ले गए, प्लेस से प्लेड हो गया, और इज आ गया हमारे पास विच इज द लिंकिंग वर्ब। उसके अलावा मैंने कहा था कि यू हैव टू यूज बाय, अदरवाइज योर पैसिव वॉइस इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, आगे हम चलते हैं तो हमारे पास ब्रैंडन इज प्लेइंग क्रिकेट विच इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और उसको हमने फिर से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्रीपोजिशन को चेंज कर दिया और यहाँ पे हमने बीइंग लगा दिया, क्योंकि ये भी आगे रूल्स हैं कि कॉन्टिन्यूस में आपने क्या लगाना है, आपने उसमें क्या लगाना है, परफेक्ट में क्या लगाना है। जिस तरह यहाँ पे इज लगा है, यहाँ पे बीइंग लगा है और यहाँ पे बीन लगा है। ठीक है, इस हिसाब से ये आगे रूल्स हैं, यू हैव टू मेमोराइज द रूल्स बिकॉज ये ऐसे नहीं याद होता। उसके अलावा वी हैव द परफेक्ट टेंस, ब्रैंडन हैज प्लेड क्रिकेट, ब्रैंडन हैज बीन प्लेड, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय ब्रैंडन। और उसके अलावा ये कुछ हमारे पास टेंसेस ऐसे होते हैं जिनका एक्टिव वॉइस तो में तो होते ही हैं, लेकिन वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो जितने भी हमारे तीनों टेंसेस के जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है वो पैसिव वॉइस में नहीं जा सकती। ब्रैंडन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, इसका कोई पैसिव नहीं होता। दिस फॉर्म डज नॉट हैव अ पैसिव, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द पैसिव वॉइस। उसके अलावा पास्ट का जो हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो भी नहीं हमारे पास चेंज हो सकता, फ्यूचर का भी नहीं हमारे पास, द पैसिव डज नॉट एग्जिस्ट इज द पॉइंट। तो उसके अलावा पास्ट में हम आते हैं तो पास्ट सिंपल टेंस है कि ब्रैंडन प्लेड क्रिकेट एंड देन क्रिकेट वाज प्लेड बाय ब्रैंडन, and then Brandon was playing cricket, cricket was being played by Brandon। being क्यों लगाया, क्योंकि continuous है और दोनों continuous में हमने being लगाया है। and cricket had been played by Brandon, ये किसका है, Brandon had played cricket का, उसके अलावा इसका कोई नहीं है। आगे चलते हैं तो फ्यूचर है, तो फ्यूचर में मैंने बोला था कि फ्यूचर में हमने will लगाना होता है, क्योंकि will ही वो वर्ड है जो हमें बताता है कि this is something that belongs to the future, that is something from the future। तो एक्टिव हमारा सिंपल टेंस का सॉरी फ्यूचर सिंपल टेंस का है, ब्रैंडन विल प्ले क्रिकेट, खेलेगा, एंड क्रिकेट विल बी प्लेड बाय ब्रैंडन, ब्रैंडन विल बी प्लेइंग क्रिकेट। उसके अलावा फ्यूचर का एक और ये भी है कि फ्यूचर के सिंपल मतलब फ्यूचर का जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों का कोई पैसिव नहीं होता। अगर आपको कहीं पे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और आपसे पूछा जाए कि इसको पैसिव में कन्वर्ट करें, तो इसका क्योंकि कोई पैसिव नहीं है इन दो फॉर्म्स का बल्कि इन चार फॉर्म्स का, तो आपने आगे लिखना है नो पैसिव, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, आगे हम चलते हैं तो हमारा परफेक्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ब्रैंडन विल हैव प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय ब्रैंडन। ऑलराइट, मूविंग ऑन। आगे हमारे पास ये है कि हमारे प्रोनाउंस कैसे चेंज होते हैं। अगर आपके सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में आई आ रहा है तो आपने उसको मी बना देना है पैसिव वॉइस में। अगर वी आ रहा है तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एस, अस, ही विल बी चेंज्ड इनटू हिम, शी विल बी चेंज्ड इनटू हर, दे इनटू देम, एंड इट विल रिमेन इट, क्योंकि इट के लिए वी डू नॉट हैव एनी प्रोनाउन कि जो इट को के लिए हम ऐसे चेंज कर सकें, क्योंकि इट जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज होता है। इट इन दिस फॉर्म, इट एज आई टी, इट जो है इट इज यूज एज अ सब्जेक्ट एंड इट इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट बोथ, और उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जब बाकी प्रोनाउंस जो हैं वो एज अ सब्जेक्ट उनकी फॉर्म एक होती है, और जब वो वही प्रोनाउंस जो हैं जब वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज होते हैं तो उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं तो हमारे पास ये कुछ रूल्स लिखे हुए हैं when you are converting the active voice into the passive voice. So when converting a sentence into the active voice to the passive voice, the first thing that you have to do is interchange the subject and object. मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि subject और object की जगह को change कर देना है। The next part of the speech is you have to focus on is the verb. When converting the active voice into the passive voice, you just have to convert the main verb into its past participle form और third form। वही मैंने बात की कि past participle form जिसको third form भी कहते हैं, आपने अपने verb को उसमें ले जाना है। अब इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि आपको वर्ब्स मतलब ज़्यादातर वर्ब्स आपको याद होने चाहिए और उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए, बिकॉज दैट अफेक्ट्स योर स्पीच इज वेल। बिकॉज इफ यू डू नॉट नो कि किसकी क्या फॉर्म है तो फिर आपका सेंटेंस जो निकलेगा ना वो
people are going to make fun of you. And then आगे है कि the third form of the main verb is the past participle form of the verb. वही बात जो मैंने बताई कि past participle form of the verb जो है उसको हम third form of the verb भी कहते हैं. So when you are changing the tense of the main verb, make sure to use an auxiliary verb which maintains the tense in the sentence. ठीक है. जिस तरह यहाँ पे एग्जाम्पल्स थी हमारे पास, तो अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हमारा पता है ये है. ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास जो आ रहे हैं वो है इज़, और हमें पता है कि जब हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस किया था तो हमने इज़ यूज़ किया था. हम उसमें बोलते थे, इज़ यूज़ करते थे, एम यूज़ करते थे, आर यूज़ करते थे. और जब हमारे पास पास्ट सिंपल था तो हम लोग वॉज वर यूज़ करते थे, राइट. और उसके अलावा हमारे पास कॉन्टिन्यूस में तो आईएनजी था, कॉन्टिन्यूस में आईएनजी था. उसके अलावा हमारे पास वॉज वर इसमें भी लग रहा था, और कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास इज़ एम आर इसमें भी लग रहा था. तो अब यहाँ पे पहले था तो हमने बाद में भी उसको रखा, कहीं कहीं पे नहीं था तो अगर हमने उसको फिर भी बाद में डालना है. ठीक है, यानी कि ये वो वर्ड्स हैं इज़ एम आर, इन्होंने टेंस को मेंटेन रखा हुआ है. हमें पता है कि इज़ एम आर जो है वो किस में आते हैं, प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं. तो इन्होंने ये वो ऑक्सिलरी वर्ब्स है जिन्होंने टेंस को प्रिजर्व करके रखा हुआ है. उसके अलावा वॉज वर है तो इन्होंने भी टेंस को प्रिजर्व करके रखा हुआ है. हमें इसी की वजह से हमें पता लग रहा है, क्योंकि ये दोनों सेंटेंसेस जो अगर आप देखें कॉन्टिन्यूस के, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इन दोनों के पैसिव वॉइस सेम है. बस जो डिफरेंस इन दोनों में आ रहा है वो है कि एक में इज़ आ रहा है और एक में वॉज आ रहा है. तभी हम बता पा रहे हैं कि ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है, वरना इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है. और राइट, उसके अलावा जो परफेक्ट टेंस है उसमें एक में हैज़ लगता है, दूसरे में हैज़, एक में हैज़ हैव लगता है प्रेजेंट टेंस में, और दूसरे में हैड लगता है हमारे पास. तो आगे हम चलते हैं तो हमारे पास है कि ऑलवेज यूज द प्रेपोजिशन बाय बिफोर द सब्जेक्ट इन अ पैसिव सेंटेंस. ऑक्सिलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब एक ही बात है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे इन्होंने लिंकिंग वर्ब की टर्म इसलिए यूज़ की है क्योंकि वहाँ पे उसने उन्हें आपस में लिंक करना शुरू कर दिया. बट स्टिल इट एक्चुअली इज एन, इट इज़ अ लिंकिंग वर्ब एंड इट इज़ ऑल्सो एन ऑक्सिलरी वर्ब. उसके अलावा बाय जो है, आई टोल्ड यू दैट इट वाज नॉट an auxiliary verb or a linking verb. तो by is a preposition जिसको use करना बहुत ज़रूरी है when you are converting your sentence from active voice into passive voice. So always use a preposition by before the subject in a passive sentence. यानी कि हमें पता है कि हमारा passive sentence में हमारा subject जो है वो end पे आता है, right? तो उससे पहले आपको by use करना है. ठीक हो गया. आगे चलते हैं. लास्ट रूल है हमारे पास that if there are any adverbs used in the sentence with the active voice, be sure to include it in the passive voice as well. Don't just drop it. इसकी एग्जांपल ये है कि let me see, अगर नीचे कहीं पे एग्जांपल्स में लिखा हुआ है, no I don't see it anywhere. मैं इसकी एग्जांपल आपको खुद दे रही हूँ. इसकी एग्जांपल ये है कि I was walking quickly. जब मैं इसको चेंज करूंगी पैसिव वॉइस में तो मैं सॉरी, आई वॉज वॉकिंग क्विकली नहीं होगा क्योंकि इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है. और ये बात भी याद रखनी है कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा वो तभी चेंज हो सकता है. वो अगर उन दोनों में अगर सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो चेंज नहीं हो सकता. जिस तरह अभी मैंने बोला, आई डिड नॉट रियलाइज कि उसमें अगर मैं बोलूँ I was walking quickly in the park, तो quickly जो है ये मुझे बता रहा है कि मैंने walk कैसे की. तो quickly is the adverb over here. quickly adverb वो चीज़ होती है जो आपके verb को modify करती है. तो अब मैं इसको चेंज करूँगी तो ये बन जाएगा, पहले मैंने बोला क्या था, I was walking quickly in the park. तो ये होगा कि the park was being walked in quickly by me. यानी कि quickly को मैंने छोड़ा नहीं, मैंने डालना है उसको, क्योंकि वो मुझे सेंटेंस के बारे में ही कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो मुझे वर्ब के बारे में ही कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है. तो आपने उसको अपने वर्ब के साथ ही रखें तो बेहतर है जब आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज करें. लेकिन कभी कभार ये होता है कि सम पीपल ऐड इट एट द एंड. जिस तरह यहाँ पे अभी मैंने जो एग्जाम्पल बोली है वो है कि आई वॉज वॉकिंग क्विकली, वॉकिंग के बाद ही क्विकली मैंने डाला है एक्टिव वॉइस में. आई वॉज वॉकिंग क्विकली इन द पार्क वॉज बींग वॉक्ड इन क्विकली. वॉक्ड इन यानी वॉक्ड इन मेरा वर्ब है और मैंने साथ ही क्विकली लगा दिया है इन द पार्क. लेकिन ऐसे भी हो सकता है द पार्क वॉज बीइंग वॉक्ड इन क्विकली बाय मी, ऐसे भी हो सकता है.
या द पार्क वाज़ बीइंग वॉक्ड इन बाय मी क्विकली, वो कॉमा लगाना पड़ेगा उसके लिए आपको। खैर आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ तक हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कंप्लीट होता है। शुड आई मूव ऑन? Okay, I'll share the next document with you. Please wait for a bit. So I've opened the next document, which is probably our last lecture, which is our last lecture and our last session, जो कि मैं आज दोनों ले रही हूँ because I won't be able to take your class tomorrow. And so अब इसको मैं शुरू करूँ? आप लोगों को कोई confusion तो नहीं है पिछले जितने में भी है? Are you satisfied with the way how I teach or not? Is it confusing? Fine, I'll move on. So I'll start now. तो सबसे पहले हमने वॉइसेस की बात की, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नरेशन की। नरेशन विच ऑल्सो रिफर्स टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन नरेट करने को कहते हैं। नरेट आप करते हैं व्हेन यू आर स्पीकिंग, मोस्टली व्हेन यू आर स्पीकिंग, लेकिन नरेशन जो है वो रिटन भी होती है, यानी कि जब आप लिख रहे हैं और आप कुछ बता रहे होते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो नरेशन। तो नरेशन जो है द एक्ट ऑफ द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। अगर आपने कुछ लिखा है तो हर चीज़ नरेशन नहीं होगी, लेकिन अगर आप किसी का कुछ कहा हुआ लिख रहे हैं तो आप उसका कहते हैं नरेट करते हैं। मैंने ये नरेट किया, मैंने फलाने पोइट का ये नरेट किया, तो दैट इज़ व्हाट यू कॉल नरेशन, ठीक है। नॉट एवरीथिंग इज नरेशन। तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ नरेशन होती हैं इंग्लिश ग्रामर में, and that is the direct speech and the indirect speech। ठीक हो गया। तो डायरेक्ट स्पीच जो होती है हमारे पास, जिस तरह नाम से हमें पता चल रहा है, वो हम डायरेक्टली एक चीज़ को नरेट कर देते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच में ये होता है दैट वी इनडायरेक्टली नरेट द whatever someone has said, ठीक है। तो अब सबसे पहले अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ डायरेक्ट स्पीच और कोटेड स्पीच, यानी कि जिसने जिस तरीके से जो बात की आपने वो वैसे ही बताई। आप ये नहीं कह रहे, फॉर एग्जाम्पल के अगर हम एग्जाम्पल कोई देखें तो है मिनी सेड आई विल गिव यू अ पेन, तो ये इस बंदे ने नरेट किया ना, उसने एग्जैक्टली जो वर्ड्स मिनी ने बोले थे उसने वही बोला है। उसने बोला है मिनी सेड आई विल गिव यू अ पेन। लेकिन इसी चीज़ की इनडायरेक्ट स्पीच अगर हम करें तो हम ज़्यादातर इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं जब हम लोग उर्दू में भी बात करते हैं और ज़्यादातर जब हम इंग्लिश में भी बात करते हैं। बहुत कम ही होता है जब हमने बहुत एम्फेसिस किसी बात पे क्रिएट करना होता है तो हम लोग तब एक डायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं और किसी को बताते हैं। इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म अगर हम देखें तो हमारे पास है मिनी सेड दैट शी वुड गिव मी अ पेन। ऐसे ही बात करते हैं ना हम जब भी बात करते हैं कुछ हुआ होता है तो हम भी इनडायरेक्टली कन्वे इट टू अदर पीपल, and we very rarely convey something in direct speech to someone else। ठीक हो गया। तो डायरेक्ट स्पीच जो है इट रिपोर्ट्स स्पीच और थॉट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म एज फ्रेज्ड बाय द ओरिजिनल स्पीकर। वही बात जो मैंने की। और इसकी निशानी ये है कि डायरेक्ट स्पीच जो है वो हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एग्जैक्ट बात को बताया होता है कि ये किसी ने कहा। फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी की कोटेशन लिखते हैं तो आप इन्वर्टेड कॉमास में कोटेशन को लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनकी एग्जैक्ट बात जो उन्होंने बोली होती है आप वो लिख रहे होते हैं। जब आप इन्वर्टेड कॉमास नहीं डालते या समटाइम्स आप किसी की कोटेशन लिखते हैं लेकिन अगर वो आपके अपने वर्ड्स में है
तो फिर आप यानी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं या इफ़ यू आर नॉट श्योर कि एग्ज़ैक्टली कोटेशन क्या थी, तो ज़्यादातर कहा जाता है कि आप इन्वर्टेड कॉमास ना डालें क्योंकि आपको एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। तो अब यहाँ पे है कि इनडायरेक्ट स्पीच आल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच और इनडायरेक्ट डिस्कोर्स इज अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंटेंट्स ऑफ स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस और अदर utterances विदाउट कोटिंग देम एक्सप्लिसिटली, यानी कि डायरेक्टली नहीं कोट करते। और इसकी निशानी ये है कि इसके अंदर हम लोग इन्वर्टेड कॉमास नहीं डालते। और जब डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं अपने सेंटेंस को, तो हम इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं और हम बीच में दैट डाल देते हैं। जिस तरह वहाँ पे हमने एक्टिव पैसिव में हम बाय डालते हैं और बाय डालना ज़रूरी है, इसी तरीके से जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो हमने दैट डालना है क्योंकि दैट डालना ज़रूरी है। अदर देन वरना जो है कभी कभार कुछ केसेस में दैट के बगैर सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उसकी जगह आपको कुछ और डालना पड़ता है। But in most of the cases you have to add that वरना complete नहीं होता, वरना it is incorrect. तो these are just terms, reporting verb, reported speech. तो ये ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो let me keep this basic. Reporting word वो होता है जो ये बता रहा होता है कि वो verb होता है जो बताता है कि यानी कि जो ये बता रहा होता है कि किसने क्या, मतलब कि कहाँ क्या गया, ठीक है। क्योंकि कभी कभार सेड के अलावा भी यूज़ होते हैं एज, यानी कि हमारे पास वो कौन सा वर्ब है जो ये बता रहा है कि किसी ने क्या कहा। द वर्ब फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस is in the first part of a sentence before the statement of a person in a sentence is called a reporting verb. This is very simple, यानी कि इन सारे sentences में he said, they said, इसमें जो said है हमारे पास, that is our reporting verb and you do not need to remember कि what is the reporting verb unless अगर आपने कोई यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ग्रामर का पेपर देना है तो देन यू नीड टू रिमेमोराइज दिस, बट इफ इट्स ओनली फॉर स्पीच यू डोंट नीड टू रिमेंबर कि क्या होता है। रिपोर्टेड स्पीच हम उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। वो रिपोर्टेड का मतलब होता है जिसको, या रिपोर्टेड जो है दैट इज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ रिपोर्ट, यानी कि हो चुका काम। तो हम इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, और रिपोर्टिंग स्पीच जो है हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच को। रिपोर्टिंग में आप इस तरीके से याद रखेंगे, जिसमें हम डायरेक्ट बात करते हैं उसमें हम कहते हैं हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जिसमें आप इनडायरेक्टली बात बताते हैं वो दैट इज रिपोर्टेड। ये रिपोर्ट मैंने कर दी। स्टिल डू नॉट नीड टू रिमेंबर इट अनलेस इट्स फॉर अ ग्रामर पेपर। बस सिर्फ ये याद रखें कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट क्या होती है। तो रूल्स फॉर इनडायरेक्ट स्पीच हमारे पास ये हैं कि द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट इनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स, द यूज ऑफ द वर्ड दैट इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड द रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि जो हमारा हम यूज करते हैं सेड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब था, और रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास क्या है जिसको आपने चेंज किया, यानी इन्वर्टेड कॉमास हटा के, तो क्योंकि इनडायरेक्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगी। तो इन दोनों के दरम्यान हम लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल ही सेड दैट शी गेव मी अ पेन। तो शी गेव मी अ पेन हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है, और सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, तो उनके दरम्यान हमने दैट लगा दिया। ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है अनलेस यू हैव अ ग्रामर पेपर दैट इज। बस ये याद रखना है कि दैट, आप अगर ये याद रखें कि हमने सेड के बाद दैट लगाना है तो इतना भी दैट इज इनफ। चेंज इन प्रोनाउन होता है हमारे पास, जिस तरीके से हमारे पास चेंज इन प्रोनाउन हमारी वॉइसेस में था कि द प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब, reported speech, I would say indirect speech, the pronoun of the indirect speech is changed according to the pronoun of the reporting verb, यानी कि said है या जो भी है। इसके अलावा said के अलावा भी कभी कभार कोई verb यूज होता है, तो pronoun of the reporting verb और object of the reporting verb। very confusing definition, इसको मैं आसान करके बताऊंगी तो ये है कि हमारे पास जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखी हुई थी ना, बताती हूँ, लेट मी सी, जिस तरह ये लिखा हुआ है, ये जो हमारे पास ये लिखी हुई है ना, ये हमारे पास है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और ये हमारे पास जो है दैट के बाद ये सारी रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट में हो गया, ठीक है। अब इसमें उसने ये कहा है कि आपको अब चेंज ऑफ प्रोनाउन होता है, तो इसका मतलब है कि सेड के बाद आपका जो प्रोनाउन आ रहा है वो आए है, और यहाँ पे सेड और दैट के बाद आपको प्रोनाउन आ रहा है ही, तो आपने इसको चेंज कर देना है अपने प्रोनाउन को। यानी वो कह रहा है कि रिपोर्टेड वर्ब के बाद या रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो आपका प्रोनाउन आ रहा है उसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है। आपने बस ये याद रखना है कि आपका इन्वर्टेड कॉमर्स में जो आपके पास आ रहा होगा ना प्रोनाउन, आपने उसको चेंज कर देना है। वो भी आपने देखना है अकॉर्डिंगली कि वो आपने किसको किधर चेंज करना है। यहाँ पे तो उसने अपनी बात की थी तो वो ही में चेंज हो गया, यहाँ पे उसने वी की बात की है, वहाँ पे भी अपनी बात ही करे तो ये दे में चेंज हो गया। ऑलराइट,
तो आगे चलते हैं हम। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये हमारे पास एक टेबल है दैट इज, सॉरी अबाउट दिस, द रूल्स ऑफ चेंज ऑफ प्रोनाउंस। ये नॉमिनेटिव, पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बस ये याद रखें कि आई विल चेंज इनटू माई, वी विल चेंज इनटू आर, and you will change into yours, he will change into his, she will change into her, they will change into their। उसके अलावा ये वैसे तो है ना रूल्स ऑफ प्रोनाउंस हैं, ये सब की उन्होंने सबकी फॉर्म लिखी हुई है कि आई की नॉमिनेटिव फॉर्म क्या होती है, पोजेसिव फॉर्म क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या होती है, रिफ्लेक्सिव क्या होती है, लेकिन इस तरीके से हमारा प्रोनाउंस जो है वो चेंज होते हैं। ऑलराइट, तो आगे हम चलते हैं। तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उसको हम याद रखेंगे। द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। इसका मतलब ये है कि ये है हमारे पास ये वाला प्रोनाउन जो इन्वर्टेड कॉमर्स में आ रहा है, ये आपने चेंज करना है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोनाउन जो शुरू में आ रहा है। ठीक हो गया? तो फॉर एग्जाम्पल शी सेज आई एम इन द 10th क्लास, तो हमने इसके अकॉर्डिंगली, अब क्योंकि उसने अपनी बात की है तो हम जाहिर है कि हम कुछ और, तो हम इधर ही तो नहीं लिख सकते क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है। हमने इसके अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज किया, वरना तो मैं ही लगा देती, इट लगा देती बगैर सोचे समझे, अगर मैं इसको कंसिडर ना करूँ। लेकिन हमने इसको कंसिडर करना है, तो ये बनेगा शी सेज दैट शी इज इन 10th क्लास। आई से आई एम एन ऑनेस्ट मैन, और उसने तब कहा है कि अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आपका, तब आपने अपने इस वाले प्रोनाउन को भी देखना है। ठीक हो गया? यहाँ पे आई जो है दैट इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये भी आई जो है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। और यहाँ पे हमारे पास शी था, तो शी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे शी डाल दिया। यहाँ पे शुरू में आई था, तो आई, अब आई और आया आया दोनों, तो फिर उसके हिसाब से हमने आई डाला, क्योंकि आई की ऐसी कोई फॉर्म तो नहीं है ना जिस तरह ही शी की है। आई विल रिमेन लाइक दैट। रूल नंबर 2 है हमारे पास, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि अगर आपके पास, मोस्टली हमारे पास ऐसे होता है कि जब हमारे पास, पहली बात तो ये कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है हमारा, वो यू जो होता है हमारा, दैट इज अ सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ठीक हो गया? और जब यू ज़्यादातर किसी सेंटेंस में यूज़ होता है, तो हम ज़्यादातर हमारा जो इन्वर्टेड कॉमर्स से पहले वाला जो हमारे सेंटेंस का पार्ट होता है, वो हमारे पास इस तरह से लिखा होता है कि शी सेड के बजाय शी सेज टू मी, शी टेल्स मी, यानी कि एक ऑब्जेक्ट भी हमें नजर आ रहा है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो उसने ये कहा है कि आप जब आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन आएगा, तो आपने उसको चेंज करना है ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, यानी कि ये जो है ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो यू है ये हर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। शी सेज टू मी यू हैव डन योर वर्क, वो अपने बारे में बता रही है कि मुझे फलाने ने ये कहा, तो उसने बोला है कि शी टेल्स मी दैट आई हैव डन माई वर्क। अब ये जो शी है ये किसी और बंदे की बात कर रही है, वो शी इज रिफरिंग टू समवन एल्स हु सेड दिस सर्टेन समथिंग टू हर। ठीक है? लेकिन ये जो मी है इसका जेंडर हमें नहीं यहाँ पे पता लग रहा। उसने बस कहा कि शी सेड टू मी, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये बंदा लड़का है लड़की, लेकिन आपको पता है यहाँ पे उसने यू किया अपने लिए यूज, यहाँ पे मी किया है। तो शी टेल्स मी दैट आई, मी के लिए क्या फॉर्म यूज होगी? आई हैव डन माई वर्क। शी सेज टू हर यू हैव डन योर वर्क। तो इसका हम आगे चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा कि शी टेल्स हर दैट शी हैज डन हर वर्क। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट हर था, तो हमें पता लगा कि दिस इज अ फीमेल, एंड फॉर फीमेल्स वी यूज शी, तो हमने उसको डाल दिया शी। ऑलराइट, यहाँ पे आई के बजाय हमने डाल दिया शी। क्यों? क्योंकि हमने उसे हर के अकॉर्डिंग चेंज किया। आगे आई से टू देम यू हैव डन योर वर्क, इसको यू को हमने चेंज करना है देम के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे आएगा आई टेल देम दैट दे हैव डन देयर वर्क। ऑलराइट, इसके लिए प्रैक्टिस आपको बड़ी चाहिए होगी। नरेशन जो है, जो इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग फॉर सम पीपल, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, बोलने की कोशिश करें, लिखें, एंड देन यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट। उसके अलावा रूल नंबर 3 है हमारे पास, द थर्ड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड। जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है हमारे पास, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है आई एंड वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है यू, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है ही, शी, इट, दे। ठीक हो गया?
तो ये हमें कह रहा है कि द थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड। अब यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई सीन नहीं है कि हमारे यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो पार्ट आ रहा है उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट अटैच हो। ही सेज आ रहा है, ही सेज टू मी नहीं आ रहा। he says he does not work hard, he says that he does not work hard। तो यहाँ पे उसने, क्योंकि he जो है हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो अब जो उसने किसी और की बात की है तो वो मजीद वी हैव नो रूम टू चेंज द प्रोनाउन। तो उसने कहा है कि जब whenever you have the third person pronoun in a sentence, आपने उसको चेंज नहीं करना। अगर फर्स्ट पर्सन है उसको चेंज करना है, और क्या देखते हुए आपने चेंज करना है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो आपने तब भी उसको चेंज करना है और क्या देखते हुए चेंज करना है, ये भी आपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, दोनों में दे है, यहाँ पे ही है, यहाँ पे हमने इनको चेंज नहीं किया। रूल्स फॉर चेंज ऑफ द टेंस। टेंस हमारे पास ये है कि द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। उसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। और पास्ट सिंपल जब होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस का और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जब ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में, तो इनका कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि इनका कोई इनडायरेक्ट नरेशन नहीं होगी, हम नहीं कर सकते। जैसे सेंटेंस लिखा है वैसे ही लिख देना है, बस सिर्फ दैट लगा देना है, कोई टेंस को चेंज नहीं करना और इन्वर्टेड कॉमास हटा देना है, दैट्स इट। फ्यूचर टेंस जो है, फ्यूचर टेंस में ये करना है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है शी सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, शी टोल्ड मी दैट शी वुड हेल्प मी। यहाँ पे कोई हम शेल जो है सम पीपल चेंज इट इनटू शुड। अगर हम शेल को शुड में करेंगे ना तो वो हमारे पास मीनिंग चेंज हो जाएगा। शेल का मतलब है कि मैं करूँगी, शुड का मतलब है कि मुझे करनी चाहिए, वुड का मतलब ये है कि मैं करूँगी या मैं करूँगा। वुड जो है वो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन नहीं डाल रहा कि मैं आपको करनी चाहिए। जिस तरह मैं कहूँ दे वुड गो टू द दे वुड अपोलोजाइज टू देयर पेरेंट्स, इसका मतलब है कि वो अपने पेरेंट्स से अपोलोजाइज करेंगे, यानी कि माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, यानी कि मैं कह रही हूँ कि कुछ होगा, ये होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ दे शुड अपोलोजाइज टू देयर पेरेंट्स, तो इसका मतलब है मैं कह रही हूँ कि उन्हें अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगनी चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वुड एंड शुड। तो अगर शेल या विल है दोनों, तो शेल जो है दैट हैज अ डिफरेंट मीनिंग एंड शुड हैज अ डिफरेंट मीनिंग। सम पीपल चेंज शेल इनटू शुड। तो आपने ये करना है कि इवन व्हेन देयर इज शेल, इवन व्हेन देयर इज विल, आपने उन दोनों को वुड में ही चेंज करना है। इन पास्ट टेंस का मतलब है कि आपने उसको शेल विल को आपने वुड बना देना है, दैट्स इट। और इन्वर्टेड कॉमास को इरेज करके आपने दैट डाल देना है बीच में। ये हमारे पास फर्दर एग्जांपल्स हैं बीच में कि आपने किस टेंस को मतलब एग्जांपल्स हैं एक टेंस को आपने दूसरे टेंस में जब चेंज किया, यानी कि जब आपने एक टेंस, कोई आपके पास एक सर्टेन टेंस में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आपने उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना है, तो वो मैंने आपको रूल ऑफ टेंसेस बता दिया अभी। ऑलराइट, ठीक हो गया। एंड नाउ ये सारे टेंसेस का ही है, दिस विल गेट वेरी लॉन्ग बट यू गेट द कॉन्सेप्ट, राइट। तो जिस तरह मैंने आई मेंशन्ड अर्लियर कि दिस इज नॉट अ कोर्स इन इंग्लिश ग्रामर, दिस इज अ वर्कशॉप। तो यहाँ पे अब एक उन्होंने ये दिया है कि अगर विल है तो यहाँ पे विल जो है वुड में चेंज हो जाएगा। अब कैन है तो वो कुड में चेंज हो जाएगा। मस्ट जो है वो हैड टू में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेल जो है वो शुड में चेंज हो जाएगा। अब ये अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस ये कंडीशन अप्लाई होगी, क्योंकि पिछला सेंटेंस जो एग्जांपल पढ़ी थी हमने उसमें लिखा हुआ था एक मिनट एग्जाम्पल रीड करूँ मैं। शी सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, शी टोल्ड मी दैट आई वुड हेल्प यू। अब यहाँ पे शेल का मतलब डिफरेंट है और आगे शेल का मतलब डिफरेंट है। शेल का मतलब ये है बी, एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट प्लीज।
तो यहाँ पे शेल का मतलब है, यहाँ पे लिखा है शी सेड टू मी आई शेल हेल्प यू, उसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। आगे हमने जब इसको चेंज किया तो हमने इसी हिसाब से चेंज किया कि हमारे पास मीनिंग क्या आ रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तो शी टोल्ड मी दैट शी वुड हेल्प मी, उसने मुझे कहा कि वो मेरी मदद करेगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी को हमने बोला कि उसने कहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, ठीक है, हमने इसे इस तरह से चेंज किया। आगे जो है शेल को उसने जो बोला है कि आपने शुड में चेंज करना है, वो किसी कंडीशन की वजह से उसने बोला है कि अगर ज़्यादातर जो है आपको वैसे ये देखना पड़ेगा कि शेल आपका किस तरीके से यूज़ हो रहा है, इसलिए जो विल है ना दैट इज़ वेरी इजी टू यूज़, लेकिन जो शेल है दैट गेट्स कंफ्यूजिंग समटाइम्स, क्योंकि आपको समझ नहीं आती कि ये अब क्या किया जाए, ये कौन सा वाला हमारे पास अभी हमने इसको शेल को किस तरीके से लेना है। अब ये जो सेंटेंस है ये है व्हाट शेल वी डू अबाउट इट। यहाँ पे शेल ये कह रहा है, इस सेंटेंस में जो शेल आया है वो ये सेंटेंस हमें ये कह रहा है कि व्हाट शेल वी डू अबाउट इट, हमें क्या करना चाहिए। और इसको उसने बोला कि आप इस हिसाब से इसे शुड में चेंज करें, क्योंकि हमें पता शुड जो है वो हमें ये बताता है कि आपको क्या करना चाहिए वाली बात है। तो उसने कहा ही आस्क्ड व्हाट वी शुड डू अबाउट इट, उसने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे शेल डिफरेंटली यूज हो रहा है, ऊपर शेल डिफरेंटली यूज हो रहा है। ऑलराइट, सो इट इज बेटर टू स्टिक विद विल, क्योंकि शेल यहाँ पे भी यूज हो रहा है वहां पे भी, बट स्टिल हमारे पास मीनिंग डिफरेंट है। वहाँ पे वो डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंटली। सो इसीलिए मैंने उस दिन क्लास में somebody asked me कि हमें कहते हैं कि यू शुड यूज शेल एंड नॉट समथिंग लाइक दिस, तो मैंने बोला था कि फ्यूचर टेंस में हमारे पास रूल जो है वो मैं ये कहता है कि दैट यू यूज विल, और वैसे भी इट इज़ बेटर दैट यू यूज विल, बिकॉज वो कंफ्यूजन कभी कभार क्रिएट हो जाती है। शुड अगर आप यूज करते हैं तो दैट इज फाइन, बट शेल जो है that can behave differently in different contexts. आगे है तो हमारे पास may might में चेंज हो जाएगा, ought to जो है वो किसी चीज़ में चेंज नहीं होगा। ought to का मतलब ये होता है कि मैं करूँगा वाली सेंस में होता है, I ought to। Still if you're confused about it better not use it। तो आगे हमारे पास है should, would, could, might। अब इन में तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इनमें चेंज हो जाते हैं, जैसे विल जो है वो वुड में चेंज होता है, लेकिन ये जो ये वर्ड जब खुद आएंगे तो ये किसी में नहीं चेंज होंगे, बिकॉज नो चेंज, ठीक है। इनके लिए आगे कोई हमारे पास ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसमें चेंज हो सके। ऑलराइट, उसके अलावा हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमारे पास इनडायरेक्ट नरेशन है या डायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्ट कर रहे होते हैं, आप बोल रहे होते हैं कि उसने ये कहा, और आप जो है डायरेक्ट नरेशन ये हमें बताती है कि उसने ये कहा, और इनडायरेक्ट नरेशन बताती है उसने ये कहा था मोस्टली, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट में जो अगर आपके पास हेयर आ रहा है तो वो देयर में चेंज हो जाएगा, जब आप इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे नाउ आ रहा है तो दैट इट विल चेंज इनटू देन, दिस इनटू दैट, दीज इनटू दोस, टुडे इनटू दैट डे, tonight into that night, yesterday into the previous day, and last night into the previous night, last week the previous week, tomorrow the next day, next week the following week, या the next week भी कह सकते हैं इसको। उसके अलावा ago change हो जाएगा before में, thus into so, hence into thence, hence to thence very rarely they come into sentences, इधर and इधर ये भी बहुत ही कम आता है, and then come will change into go, ठीक है। तो नरेशन जो है हमारे पास वो है कि जिसमें आपको काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए, बिकॉज नरेशन जो है इट इज़ अ लिटिल ट्रिकी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। सो आई जस्ट गॉट 15 मिनट्स नाउ, तो ये ख़त्म हो जाएगा। हम थोड़ी सी एक्सेप्शंस हैं जिसमें एक्सेप्शंस में हमें ये बताना है कि कब कब आपने अपना टेंस चेंज नहीं करना। एक तो ये कि अगर आपके पास कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई हैबिचुअल फैक्ट बताया जा रहा है सेंटेंस में तो आपने अपने टेंस को चेंज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, इसको हम चेंज करेंगे। अगर मैंने चेंज किया ना रूल्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये है प्रेजेंट सिंपल में, और प्रेजेंट सिंपल हमें पता है कि नरेशन में पास्ट सिंपल में चला जाता है, तो अगर मैं इसे चेंज करूंगी तो हमारे पास तो कायनात का निज़ाम ख़राब करने वाली बात मैंने कर दी ना कि ऐसे होता है, तो दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज आई नो दैट दिस इज समथिंग दैट कीप्स ऑन हैपनिंग एवरी डे। अब मैं कहूँ द अर्थ इज़ राउंड, ये हमारे पास एक फैक्ट है, अगर मैं इसका टेंस चेंज करूंगी तो मैं इस फैक्ट को ही डिनाई कर दूंगी कि ऐसा नहीं है। अगर मैं बोलूंगी इसको चेंज करूंगी तो ये बन जाएगा द अर्थ वॉज राउंड, अगर रूल्स के हिसाब से चेंज करूँ तो ऐसा तो नहीं, अभी भी राउंड है।
तो इसको मैंने टेंस चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर इस टेंस को मैं चेंज करूँगी तो ये ट्रूथ या ये फैक्ट डिनाई हो जाएगा, और आप आप यूनिवर्सल ट्रूथ्स को या यूनिवर्सल फैक्ट्स को आप डिनाई नहीं कर सकते। जब आपको लगे कि अगर आपके टेंस चेंज करने से आपका फैक्ट डिनाई हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ द सन राइजेज इन द ईस्ट, हमें पता है कि किधर से सूरज निकलता है, अगर मैं बोलूँ द सन राइजेज इन द ईस्ट, उसका टेंस मैं चेंज करूँ तो वो बन जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल्स कि द सन रोज इन द ईस्ट। इसका मतलब है कि कभी पास्ट में इट रोज इन द ईस्ट, यानी वो ईस्ट में से निकलता था। अभी जो है ऐसा नहीं होता, तो ऐसी बात तो नहीं है ना, अभी भी ऐसे ही होता है। तो व्हेन यू सी दैट योर यूनिवर्सल ट्रूथ or fact will be denied if you change your tense, then you don't have to change the tense at all. उसके अलावा ये है कि राजीव said to me that he plays with the right hand. बहुत से habitual facts आते हैं कि किसी ने बोला I brush my hair, तो कहीं कहीं पे आप इसको अगर इस तरह के फैक्ट्स को चेंज कर दें जो किसी रूटीन को रेफर कर रहे हैं तो दैट इज़ ओके, क्योंकि कहीं कहीं पे ना लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि ये तो हैबिचुअल फैक्ट ये है, तो अगर मैं ये लिख दूं कि आई ब्रश माई हेयर तो ये भी तो हैबिचुअल फैक्ट है, हैबिट है ये मेरी, तो ऐसे नहीं करना। अगर कोई रूटीन चीज़ से रेफर कर रहे हैं ना तो फिर आप उसको चेंज कर दें, लेकिन अगर जिस तरह ये एक हैबिचुअल फैक्ट क्या है, ही प्लेज विद द राइट हैंड, इसका मतलब ये है कि वो राइटी है, यानी लेफ्ट ही नहीं है वो। तो ये है कि हमें पता है कि वो प्ले ही राइट हैंड से करता है, तो उसने ये नहीं लिखा कि ही प्लेड विद द राइट हैंड, इसका मतलब कभी पास्ट में करता था और अब दूसरे हाथ से करता है। तो राजीव टोल्ड मी दैट ही प्लेज विद द राइट हैंड, यहाँ पे हमने सिर्फ दैट लगाया, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया और हमने टेंस चेंज नहीं किया, वरना हमारा डिनाई हो जाएगा फैक्ट कि वो राइट ही है, ठीक है, और वो राइट से ही प्ले करता है। उन्होंने ये नहीं बोला दोनों हाथों से करता है, कभी एक से करता है कभी दूसरे से। उसके अलावा ये कि अगर कोई पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट लिखा हुआ है आपके पास तो तब भी आपने चेंज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है अशोका लेफ्ट वॉर आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा, अगर मैं इसको चेंज करूँ तो हमारे पास बन जाएगा आर टीचर सेड दैट अशोका लेफ्ट वॉर आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा, इसको ऐसे ही रहने दिया। लेफ्ट जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये डिपेंड करता है कि आपके पास वो जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वो किस टेंस में लिखा हुआ है, लेकिन अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट लिखा हुआ है फिर वही बात आ गई फैक्ट है, आप उसको चेंज ना ही करें तो बेहतर है। तो इट्स बेटर। आगे हम चलते हैं। एक्सेप्शन नंबर 3 हमारे पास ये है कि अगर आपके पास 2 एक्शंस एक टाइम पे हो रहे हैं तो तब आपने टेंस में चेंज नहीं करना, क्योंकि फिर आपके पास ना एक सेंटेंस में आपके पास 2 आज आ रहे होंगे और वो दोनों का टेंस होगा, दोनों किसी टेंस में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। जैसे माय वाइफ वाज मेकिंग लंच, एक इंडेफिनिट सेंटेंस है, एक पास्ट सिंपल सेंटेंस है मतलब, और दूसरा आई वाज स्टडीइंग जो है ये एक और पास्ट सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पे आप चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 एक्शन हो रहे हैं। माय वाइफ वाज मेकिंग लंच व्हेन आई वाज स्टडीइंग, मैं दो एक्शंस हो रहे हैं, एक स्टडीइंग हो रही थी और एक मेकिंग लंच हो रहा था, ठीक है, तो इसलिए वी डिड नॉट चेंज इट, हमने बस सिर्फ दैट लगाया, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा दिया और प्रोनाउंस को चेंज कर दिया, दैट्स इट। एक्सेप्शन नंबर 4 हमारे पास है दैट इफ द रिपोर्टिंग स्पीच हैज सम इमेजिन्ड कंडीशन देन देयर इज नो चेंज इन द टेंस। इमेजिन्ड कंडीशन इमेजिन्ड कंडीशन से मुराद ये है कि जब आपके पास इफ यूज हो रहा हो, अगर ऐसे होता, अगर ऐसे हो तो ऐसे होता, अगर ऐसे होता तो मैं ऐसा करती, अगर ऐसी वाली बात है देन यू डू नॉट हैव टू चेंज द टेंस। फॉर एग्जांपल शी सेड इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प हिम, इसको नहीं हम चेंज कर सकते, वरना वो जरा ना हमारे पास सारी बात ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो शी सेड दैट इफ शी वर रिच शी वुड हेल्प हिम, हमने बस सिर्फ इन्वर्टेड कॉमर्स हटाए और हमने दैट लगा दिया एंड यू जस्ट चेंज्ड योर प्रोनाउंस। आगे चलते हैं। तो एक्सेप्शन नंबर 5 व्हिच इज द लास्ट एक्सेप्शन हमारे पास ये है कि दैट इफ द रिपोर्टिंग स्पीच कंटेन्स द थर्ड फॉर्म to infinitive and would, could, should, must, might, ought to, then there is no change in the tense। वही जो हमने ऊपर पढ़ा था जब हम सारे कुछ वर्ड्स को डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि will जिस तरह would में कन्वर्ट हो जाता है, can, could में हो जाता है, इस तरह से अगर ये वर्ड्स खुद हैं तो ये किसी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। अगर आपके पास ये वर्ड्स आ रहे हैं तो आपने बस सिर्फ इन्वर्टेड कॉमर्स हटाने हैं, दैट लगाना है, प्रोनाउंस चेंज करने हैं, दैट्स इट, और आपने टेंस को चेंज नहीं करना। टू इन्फिनेटिव का मतलब है कि अगर आपके पास वर्ब आ रहा है जिसके पीछे टू लगा हुआ है तब भी आपने अपना टेंस चेंज नहीं करना। और थर्ड फॉर्म वाला जो है इसको आप इग्नोर कर दें because that is not always the case, but consider two infinitive would, could, should, might and
ought to, because ये किसी में चेंज नहीं होते, इनमें बहुत से वर्ड्स चेंज हो जाते हैं. ऑलराइट, so that is about it for today's lecture. I hope you understood. Please let me know. तो this wraps up our English grammar workshop. वैसे तो ये 4 दिन की थी, बट बिकॉज़ आई एम अनएबल टू टेक योर क्लास टुमारो, तो मैंने कल का लेक्चर भी आज ही आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया. तो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. मैंने जो सेशन नंबर 1 से लेके आज आखिरी सेशन तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड सो वेल, आई नाउ exit this. So, Allah Hafiz everyone.